ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। You will now listen to the proceedings during the question hour in Lok Sabha today. माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 441 441 श्री दुष्यंत सिंह। सर 441 सर। प्रश्न संख्या 441। क्या मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि हाल के वर्षों में पशुधन और डेयरी क्षेत्र के लिए प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों और किए गए वास्तविक व्यय के संबंध में क्या रुझान देखे गए हैं और इन योजनाओं के अंतर्गत धनराशि के कुशलता पूर्वक और समय पर उपयोग को बेहतर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। क्या राज्य की कार्यान्वयन क्षमता, संशोधित निधि प्रवाह तंत्र या वार्षिक कार्य योजनाओं के समय से संबंधित कोई विलंब हुआ है और यदि हाँ तो 2026-27 के बजट अनुमानों में सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। नस्ल सुधार, रोग नियंत्रण, डेयरी प्रसंस्करण और इनसे संबंधित अवसंरचना विकास में टिकाऊ आस्तियों के सृजन के लिए राजस्व और पूंजीगत व्यय के बीच संतुलन का मूल्यांकन विभाग किस प्रकार करता है। वर्ष 2025-26 के बाद भी जारी रखी जाने वाली अथवा पुनर्गठित की जाने वाली प्रस्तावित प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि बजटीय सहायता राष्ट्रीय सकल मूल्य वर्धन GVA में पशुधन क्षेत्र के लगभग 5.5% के योगदान के अनुरूप हो। माननीय मंत्री महोदय। श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। पटल पर रखा। माननीय सदस्य। सर, मैं जानना चाहूंगा मंत्री जी से, while appreciating the government's continued emphasis on gender budgeting in livestock sector and noting that nearly 70% dairy workforce comprises of women, I request the Honourable Minister to clarify how the allocation under gender budgeting are being prioritized for maximum impact, particularly in the light of reduction in the gender budget component from 540 crores in the BE 25-26 to 242 crores in BE 2026-27, the actual expenditure of just 129 crores in 24-25. Further, what steps are being taken to improve the utilization of funds to enhance target support for women engaged in dairy and livestock activities, especially in the fact of current less than 5% budgetary allocation is earmarked for gender budget. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जेंडर बजट के सवाल पर पूछा है। बजट का एलोकेशन डिसाइड करना ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, तो बेहतर होता अगर माननीय सदस्य इसकी सूचना वित्त मंत्रालय से लिए होते। लेकिन जहां तक खर्चे का सवाल है, ये जरूर है, ये टेबल में जो एनेक्सर 1 के टेबल में दिखाया गया है कि खर्चा पिछले 2 वर्षों में कम हुआ। इस साल 26-27 में खर्च हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो लगभग 5000 करोड़ का हो चुका है और अभी भी कई रिलीजेज अभी हुए हैं जो पाइपलाइन में हैं और इस साल हम लोग टारगेट अचीव करेंगे। पिछले 2 वर्षों में जो खर्च कम हुआ उसके बारे में भी माननीय सदस्य को बता दें कि वैक्सीन की कमी थी और वैक्सीन की कमी होने के कारण वैक्सीनेशन में वो कमी आई और उसके कारण खर्च कम हुआ। Sir, second question, sir. In the view of India's commitment to United Nations Framework Convention on Climate Change and the need to promote low carbon growth, whether the government is taking steps to reduce greenhouse gas emission, particularly methane emission from dairy sector through improved feed and energy efficient infrastructure, whether the strategies such as promotion of Indianized cattle breeds, तो देसी गौ माता हैं उनको encourage कर रहे हैं क्या, which emits significantly less methane per animal vis-a-vis exotic breeds, whether initiatives are being undertaken to promote balanced feed or green fodder. Sir, मैं खत्म कर रहा हूँ sir, especially in light of studies of National Dairy Development Board indicating
optimize feed practices and significantly reduce methane emission by 10 to 15% to improve productivity in farmer income. अध्यक्ष महोदय, जब आप मूल प्रश्न को देखेंगे तो ये पूरा प्रश्न ही जो बजट एस्टिमेट्स, रिवाइज एस्टिमेट्स और एक्चुअल एक्सपेंडिचर पर आधारित जो माननीय सदस्य का सवाल है वो इस प्रश्न मूल प्रश्न से एकदम भिन्न है। अगर उस मूल सवाल पूछने वालों को ज्ञान किसने दिया ये भी समझ लो। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, जब इस विषय पर माननीय सदस्य आपको पूरा जवाब देना ही पड़ेगा। सवाल पूछेंगे तो हम उस पर जरूर जवाब देंगे। श्री किरण कुमार रेड्डी। Honorable Speaker, sir, thank you very much for giving me this opportunity. I would like to the Ministry, on behalf of State of Telangana, to ask regarding the proposals sent by the state government in this sector. In this connection, I would state that while some central share has been released significantly, balance amount totaling of 24,850 crores is been remaining. In the sectors like National Animal Disease Control Program, we have 3,880 crores. Assistance to states for control of animal diseases, we have 7,421 crores. National Livestock Mission, we have 12,300. Sir, 1 minute. Livestock census. So overall, संक्षिप्त में प्रश्न पूछेंगे, संक्षिप्त में मंत्री जवाब देंगे। नहीं, मैं सर एक ही जवाब है सर। आप संक्षिप्त में पूछो, संक्षिप्त में मंत्री जवाब दें। एक ही प्रश्न है सर। देयर इज 24,850 करोड़ का पेंडिंग है सर तेलंगाना के लिए। ये बताइए आप। तो इस चीजों में पेंडिंग है बोल के बता रहे सर मैं। तो आई वांट द मिनिस्ट्री टू आंसर फॉर दिस सर। थैंक यू वेरी मच। अध्यक्ष महोदय, जो भी राज्य सरकारों से प्रस्ताव आता है, हम लोग केंद्र की सरकार जो योजनाएं हैं उनमें हम रेकरिंग एक्सपेंडिचर के लिए कोई ग्रांट नहीं देते। हम ड्यूरेबल एसेट्स बनाने के लिए ही सहायता प्रदान करते हैं राज्यों को। और जो भी राज्य से प्रस्ताव आते हैं वो अगर हमारे मापदंड के अनुरूप हुए तो हमारे यहाँ प्रस्ताव रुकता नहीं है मंत्रालय में, वो अविलंब जारी हो जाता है। श्री नरेश मस्के। क्वेश्चन नंबर 442 अबू ताहिर खान। प्रश्न संख्या 442। क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार किसानों की आय को दोगुना करने में विफल रही है, और यदि नहीं तो उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है? ख, क्या सरकार के पास विगत 5 वर्षों के दौरान ऐसे किसानों की संख्या के संबंध में आंकड़े हैं जिनकी मृत्यु ऋणों की अदायगी न कर पाने के परिणाम स्वरूप हुई, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? माननीय मंत्री महोदय। श्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। सोगत राय जी। Puts a lie on the government's oft repeated pronouncement that it will double farmers' income by 2022. From the reply given, is a vague reply avoiding the main question as to whether farmers' income have been doubled in 5 years. And the minister has also avoided the question of farmer suicide. So it proves that the situation has not improved. I want to know from the Honourable Minister as to when exactly farmers' income throughout the country will be doubled, and as when the farmers' suicides will come down to zero. I do not want a long answer from the Minister. I want a specific answer. और दूसरे को किसान family, yes. So as to when he is going to achieve the pronouncement by the government. Sir, I don't want Giriraj Singh to interfere in this matter. I want the Shivraj Singh Chauhan to reply. माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ, मैं भारत का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा हूँ। कई किसानों की आय दुगनी हुई है, और केवल दुगनी नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, केवल दुगनी नहीं, कई किसानों की तिगनी भी हुई है, कई की चौगनी भी हुई है, और कई की 8-8 गुनी भी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गलत नैरेटिव बनाया जाता है। जब उधर की सरकार होती थी तब ना तो बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़क थी।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश के उदाहरण दे रहा हूँ। जब ये थे तब एक फसल होती थी, बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। बिजली नहीं, बिजली के बिल ही आते थे, छोटे मोटे नहीं, लंबे चौड़े आते थे। लेकिन हमने सिंचाई बढ़ाई, 24 घंटे बिजली दी, और आज 3-3 फसलें कई जगह मध्य प्रदेश में हो रही है। तुगनी आमदनी भी हुई है। मैं कुछ नाम माननीय अध्यक्ष महोदय पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप उदाहरण चाहते हैं तो, क्योंकि हमने उपाय किए, गंभीरता से उपाय किए, गंभीरता पूर्वक उपाय किए, और इन उपायों को माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आज बताना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब ना ये आएगा सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में आप संक्षिप्त जवाब दे दें। प्रश्नकाल में माननीय अध्यक्ष महोदय मैं यही कहना चाहता हूँ, हमने बजट बढ़ा के 19,306 करोड़ से इनके समय के किया 1,30,000 करोड़ से ज्यादा, और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का सबका मिला दें तो 5 लाख करोड़ से ज्यादा बजट किया है। हमने उत्पादन बढ़ाने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन बढ़ेगा तो आमदनी नहीं बढ़ेगी क्या? उत्पादन बढ़ाने का अगर देखेंगे तो इनके समय जो उत्पादन था 14 के बाद 44% उत्पादन अलग अलग खाद्यान्न का बढ़ा है। आप अगर समय दे तो मैं पूरा पढ़ के बता देता हूँ। हमने उत्पादन बढ़ाया, हमने उत्पादकता बढ़ाई, और माननीय अध्यक्ष महोदय ये मोदी जी की सरकार है। 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं, जो सीधे किसानों के खाते में तो जाती है माननीय अध्यक्ष महोदय। फर्टिलाइजर सब्सिडी 1,86,000 करोड़ की यही सरकार तो दे रही है। KCC पर लोन कौन दे रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय? नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। 28 लाख करोड़ रुपया संस्थागत ऋण बढ़ाकर किया है तो NDA की सरकार ने किया है। MK विष्णु प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दादा को नाम तो बता दूं, दादा नाम लिखें। आज मैं बताना चाहता हूं, नाम लिखिए जिनकी आमदनी कई गुना हुई है। श्री विनोद कुमार, ये निखारी तहसील रेवाड़ी, हरियाणा के रहने वाले। इनके फोन नंबर भी बता देता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं फोन नंबर बता रहा हूँ। ये आय दुगनी नहीं, 8 गुना ज्यादा आय हुई है। ये बात। Thank you very much, sir, for giving me an opportunity to speak on this question, sir. Sir, I am from Kadalur district in Tamil Nadu. There are major sugarcane producers are there, but the cost of production of sugarcane is very, very high because of high cost in mechanization and shortage of labor, which we all know, sir. And in Tamil Nadu, sir, the minimum support price is 3,290 rupees per ton, sir, and 100 rupees for transportation, sir. And with the vision and the concern of Rahul ji and the efforts of our Agriculture Minister MRK Paneerselvam and CM Stalin ji, sir, we are giving 350 rupees as a support price for sugarcane farmers, sir. But I would like to know through Honorable Speaker, sir, whether there is any policy in the central government to give any incentives or special package for sugarcane farmers, sir. Thank you very much, sir. पहले पूछ लीजिए कि राहुल गांधी तो चीन। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष पैकेज का कोई सवाल नहीं है। हम किसानों की आय, गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी निरंतर प्रयत्नरत है, और आप इजाजत दे तो मैं उसके उदाहरण दे देता हूँ। श्री धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी नाम भी पढ़ने को तैयार थे, उदाहरण देने को तैयार थे। जवाब में आपने कहा है केवल 75,000 किसानों की आमदनी दूनी है, उससे ज्यादा बढ़ी है, जबकि देश के अंदर 140 करोड़ लोगों में लगभग 60% लोग आज भी खेती किसानी पर निर्भर हैं। अध्यक्ष जी, सवाल पे आ रहा हूं मैं। अध्यक्ष जी, सवाल पे सीधे आ रहा हूं। 2014 का माननीय मंत्री जी अपना घोषणा पत्र पढ़िए, और उस घोषणा पत्र में आपने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को हम लागू करेंगे। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश आप जानते हो, C2 + 50%। मेरा स्पेसिफिक सवाल है माननीय मंत्री जी से और इस सरकार से कि 2014 में सरकार बनाने के लिए जो किसानों को गुमराह किया आपने, कि हम स्वामीनाथन लाएंगे, आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे? नंबर 1। और अध्यक्ष जी 1 मिनट, अध्यक्ष जी आधा मिनट, अध्यक्ष जी आधा मिनट, अध्यक्ष जी आधा मिनट, अध्यक्ष जी आधा मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आइए माननीय मंत्री महोदय जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। माननीय मंत्री महोदय, आप मंत्री महोदय बैठे बैठे मत बोलिए। माननीय मंत्री जी सुनो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पता नहीं धर्मेंद्र यादव जी क्यों गुस्सा हो जाते हैं। जरा आप उनकी डिबेट मत करो। माननीय आप इस आप माननीय आप
बैठो तो। माननीय मंत्री महोदय, मैं तो खड़ा हूँ। आप जवाब दो, उधर देखो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष, अब सुनो तो भाई। एक मिनट, ये प्रश्न काल है। एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्य, मैं माननीय सदस्य और माननीय मंत्रीगणों को भी आग्रह करता हूं, माननीय सदस्यगण कभी भी प्रश्नकाल में इतने उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। इस पर किसी पर विषय पर एक मिनट प्लीज। कृषि के विषय पर बहुत डिटेल 4.5 घंटे चर्चा हुई, सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर मिला था और प्रश्नकाल क्योंकि संक्षिप्त में होता है, इसलिए मैंने माननीय मंत्री जी को कहा, सभी सदस्यों को पुनः कह रहा हूं, कभी भी प्रश्नकाल के अंदर न तो इतना उत्तेजित होना, न इतने लंबे प्रश्न पूछना। आप लिख के भी लाते हो ना, तो शॉर्ट लिखने की आदत बनाओ। और माननीय मंत्री जी, डिटेल इसमें कुछ नहीं जवाब दिया जाता है, सिंपली जवाब दिया जाता है, आप बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया, आप बेटे माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यूपीए की सरकार थी, इन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की जा सकती, मार्केट विकृत हो जाएगा, ये एफिडेविट देकर मंत्रिमंडल की नोटशीट में बता दूं, ये हाथी के दांत खाने के और खाने के और। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता के साथ कह रहा हूं, ये एनडीए की सरकार है जिसने उत्पादन की लागत पर 50% मुनाफा देकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने का फैसला किया है और वो हम लगातार दे रहे हैं। न केवल मिनिमम सपोर्ट प्राइस बल्कि पीएम आशा योजना बना के हमने दलहन और तिलहन की खरीद को भी सुनिश्चित किया है। तुअर, मसूर और उड़द जितनी किसान बेचेगा रजिस्टर करवा के पूरी की पूरी खरीदने का हम काम करेंगे। ये हमारी सरकार कर रही है। यहाँ तक माननीय अध्यक्ष महोदय, फल और सब्जियों पर कभी ये सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन MIS योजना बना के हमने अंगूर भी खरीदे, हमने मिर्च भी खरीदी, हमने माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग अलग सब्जियां जो जल्दी खराब हो जाती है, MSP पर नहीं खरीदे जाती, वो भी हमने खरीदने का काम किया है। और तो और आलू, प्याज, टमाटर अगर अपने स्थान पर सस्ते बिक रहे हो और बड़े शहर में कहीं लाके किसान बेचेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी केंद्र सरकार देगी। हमने लागू करके दिखाया। क्वेश्चन नंबर 443 श्री धैर्यशील और माधव से प्लीज नो डिबेट मत करा करें आपस में एक दूसरे की डिबेट मत करें। क्वेश्चन नंबर 443 श्री धैर्यशील राज सिंह मोहित पाटिल। प्रश्न संख्या 443। प्रश्न संख्या 443। क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र में विगत 2 कृषि मौसमों के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीदे गए प्रमुख कृषि उत्पादों की मात्रा का ब्यौरा तथा फसलवार और जिलावार कुल बाजार आवक और अनुमानित उत्पादन का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर की गई खरीद की मात्रा और वास्तविक बाजार आवक के बीच के अंतर तथा विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों को मिले मूल्य, उनकी आय और कृषि उत्पादों को औने पौने दामों पर बेचे जाने की घटनाओं पर इसके प्रभाव का आकलन किया है? क्या खरीद केंद्रों की क्षमता, प्रचालन के समय, गुणवत्ता मानदंडों, भुगतान में विलंब अथवा जागरूकता की कमी जैसी समस्याओं के कारण महाराष्ट्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई है? क्या राज्य में खरीद एजेंसियों और अवसंरचना के कार्य निष्पादन का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया है? और महाराष्ट्र में किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित खरीद और आय की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध तरीके से कौन कौन से सुधारात्मक उपाय किए जाने का विचार है? माननीय मंत्री महोदय। श्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगा, क्या सरकार किसानों की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए
गांव या क्लस्टर स्तर पर खरीदी केंद्रों का नेटवर्क विस्तार करने का प्रस्ताव रखती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान की पूरे उत्पाद को ढंग से खरीदा जाए, ये हम राज्य सरकारों के सहयोग से करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन तो एफसीआई संबंधित है ना? हाँ, एफसीआई से संबंधित है माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसलिए आपके जानकारी में है एफसीआई भी खरीदी करती है। कई बार नेफेड जैसी संस्थाओं को भी हम कहते हैं कि खरीदे, और कई बार राज्य सरकार अपनी एजेंसी खुद तय करती है तो राज्य सरकार के माध्यम से भी हम खरीदी करते हैं, और राज्य सरकारें खरीदी केंद्रों की उस हिसाब से व्यवस्था करती है। जहाँ जितने आवश्यक खरीदी केंद्रों खोले जाते हैं, आवश्यकता और पड़ेगी तो ये संबंधित एजेंसियां उसका फैसला करेंगी। माननीय सदस्य, क्या एमएसपी और बाजार कीमतों के बीच के अंतर को समझने के लिए एमएसपी को कानूनी रूप से लागू होने की योग्य गारंटी या मूल्य अंतर भुगतान प्रणाली शुरू करने की कोई योजना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी हमारी सरकार ने की है। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी हमारी सरकार ने की है। मैं आपको बता सकता हूं कि चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, सरकार खरीदने का काम करती है। और आगे भी जैसे मैंने बताया कि कई दलहन और तिलहन की फसलों के लिए पीएम आशा जैसी योजना भी हम लेके आए हैं। किसान का उत्पाद की ठीक दाम मिले, इसमें कोई कसर हम नाही छोडेंगे। श्रीमती सुप्रिया सुले. तर नमस्कार. सविस्तर उत्तरामध्ये ह्याच्यात प्रश्न मिनिमम सपोर्ट प्राइस आणि इन्कम स्टेबिलिटी फॉर फार्मर्स आहे. महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये सविस्तर आज कुठेही गेलं तरी गारांचा पाऊस, ह्याच आठवड्यामध्ये महाराष्ट्राच्या 9 जिल्ह्यांमध्ये गारांचा पाऊस झालेला आहे. त्यामुळे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जरी सरकार देत असलं तर अनेक वेळा प्रचंड नुकसान आज महाराष्ट्रात नाही, भारतात सगळ्या राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांचं होतं आहे. तर ह्याच्यासाठी मिनिमम सपोर्ट प्राइसचा बॅलन्स ठेवून आता सोयाबीनचंही किंमत खूप प्रचंड पडलेली आहे, कारण का टॅरिफ्समध्ये आपलं जे अग्रीमेंट झालेलं आहे त्या वर्तमानपत्रातल्या बातम्या असं सांगतं की सोयाबीनबद्दल काही चर्चा अमेरिकेपाशी झाली आहे, कॉर्नबद्दल झाली आहे. या इनस्टेबल जी आता परिस्थिती जगात झाली आहे त्याच्यात शेतकऱ्याला केंद्रबिंदू ठेवून आपण काय मार्ग काढू शकतो ज्यांना त्यांना मिळेल. आणि ही फक्त सीमित नाही आहे सोयाबीनसाठी किंवा कपासासाठी. कपास आणि सोयाबीन अडचणीत आहेच, पण सर्वसामान्य जो शेतकरी आंबा असेल, केळी असेल, कांदा असेल, हे सगळे या ग्लोबल क्रायसिसमध्येही अडकलेत. तर ह्याचा काही प्लॅन शेती मंत्र्यांनी काही केलेला आहे का? एकीकडे गारांचा पाऊस असेल ही एक अडचण आणि दुसरीकडे ग्लोबल क्रायसिस, याचा काही आपण विचार केलेला आहे की शेतकऱ्याला त्याच्या अधिकाराचे आणि हक्काचे आणि घामाचे आणि रक्ताचे पैसे मिळाले पाहिजे. थँक्यू. माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को संकट से उबारने के लिए हर संभव उपाय सरकार करती है. विद्वान सांसद सुप्रिया जी ने यह सही कहा, वो सजग सांसद हैं कि पिछले दिनों महाराष्ट्र की धरा पर प्राकृतिक आपदा के कारण व्यापक नुकसान किसानों की फसलों को हुआ है. लेकिन मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि राज्य सरकार ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई की और 5 दिन के अंदर फार्मर आईडी का उपयोग करके 14,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला है. एक, राज्य सरकार SDRF की योजना के अंतर्गत नुकसान की भरपाई करती है. दूसरे, मैं आपके माध्यम से हमारी किसान हितैषी सांसद को ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी उन किसानों की पूरी मदद नियमानुसार करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. सोयाबीन जैसी फसलों के लिए भी माननीय अध्यक्ष महोदय, जब दाम गिरते हैं तो हमने न केवल खरीद की व्यवस्था की है, बल्कि एक और योजना जो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, भावांतर भुगतान की योजना भी बनाई है, मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की, कि जो मार्केट रेट और एमएसपी के बीच का जो अंतर है, खरीदे बिना उस अंतर को सीधे किसान के खाते में डाल दिया जाए. तो इस तरह की योजना भी हमने बनाई है और इसलिए किसान को ठीक दाम मिले, इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. हर संकट में अन्नदाता, जीवनदाता किसान के साथ हमारी सरकार खड़ी है. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माननीय मंत्री जी ने सरकार के दौरान शुरू की गई पीएम आशा योजना और उसके तहत की गई खरीदारी का विवरण दिया है. क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताएंगे कि क्या सरकार ने इस योजना के तहत कोई प्रावधान किया है कि जब फसल बाजार भाव सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होता है तब उस अंतर की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाती है?
यदि हाँ तो कृपा करके की गई ऐसी खरीदारी का विवरण का साझा करें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेहमा जी ने यहाँ किसानों की चिंता प्रकट की है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमने ऐसी हर फसल जिसके दाम जब घटते हैं, एमएसपी के नीचे जाते हैं या उत्पादन की लागत के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि एमएसपी तो माननीय अध्यक्ष महोदय कुछ फसलों के लिए, लेकिन पीएम आशा जो योजना हमने बनाई है ये 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई। पहले पीएम आशा जैसी कोई योजना नहीं थी। और पीएम आशा के अंतर्गत जब दलहन और तिलहन इनके दाम गिरते हैं तो सरकार पीएम आशा के अंतर्गत उनको खरीदते हैं। 3 योजनाएं हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। एक है पीएसएस, जिसमें हम सीधे दलहन और तिलहन की खरीद जो राज्य मांग करते हैं, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इसके अंतर्गत हमने रिकॉर्ड खरीद की है। समय की कमी है और आपके निर्देश है कि हम सीधे जवाब दें, लेकिन केवल पीएम आशा की अगर बात की जाए तो माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि महाराष्ट्र का सवाल था, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में ही 14-15 से 25-26 तक 17.50 लाख मीट्रिक टन हमने तिलहन की खरीद की है। 34.43 लाख मीट्रिक टन हमने दलहन की खरीद की है। और बहन सुप्रिया जी को मैं बताना चाहता हूं, जब यूपीए की सरकार थी तब तिलहन केवल 57,000 मीट्रिक टन खरीदा गया था। हमने इस योजना को और मजबूत किया है ताकि दलहन और तिलहन की खरीद भी हो सके। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने अभी निवेदन किया कि अगर तिलहन की फसल प्रत्यक्ष रूप से सरकार ना खरीदे, क्योंकि खरीदना, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, किसान लाइन में खड़ा रहे, तो यही सरकार है जिसने तय किया है कि एमएसपी और मार्केट रेट के बीच का जो अंतर है वो सीधे भी हम किसान के खाते में डालने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश ने इस योजना को अपनाने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमने न केवल दलहन तिलहन बल्कि हमने एक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS बनाई है, जिसमें जल्दी खराब होने वाली फल और सब्जियों को भी हमने एक मॉडल रेट तय करके उस पर खरीदने का या उसका अंतर किसान के खाते में डालने का फैसला किया है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार सजग है, किसानों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसी भी हालत में किसान को उसके पसीने की पूरी कीमत देंगे। क्वेश्चन नंबर 444 श्री नीरज मौर्य। क्वेश्चन नंबर 444। प्रश्न संख्या 444। क्या सहकारिता मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार बरेली और बदायूं जिलों में स्थित सहकारी चीनी मिलों की जीर्ण शीर्ण स्थिति और पुरानी प्रौद्योगिकी में सुधार लाने के लिए कोई विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान करने का है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकारी क्षेत्र के माध्यम से आंवला क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए स्थानीय युवाओं और किसान उत्पादक संगठनों FPO को कोई विशेष ऋण सहायता प्रदान की जा रही है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? इफ्को जैसी सहकारी इकाइयों के माध्यम से स्थानीय भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार की क्या नीति है? क्या सरकार का विचार बदायूं के जरी जरदोजी कारीगरों को सहकारी समितियों के माध्यम से संगठित करके उन्हें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का है? और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ओके, माननीय सदस्य नीरज जी। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद आपका। माननीय अध्यक्ष जी, सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र में भी विभाग बनाया गया, लेकिन पिछले दिनों अभी जब उत्तर प्रदेश में सहकारी चीनी मिल संघ के चुनाव हुए तो उसमें लोगों को ना तो नामांकन करने दिया गया, ना लोगों को नामांकन फार्म मिले। मान्यवर, ये बहुत दुखद है कि सहकारी चीनी मिलें लगातार कर्मचारियों की छटनी कर रही हैं और लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। माननीय मंत्री जी ने जो अपना लिखित उत्तर हमको दिया है उसके के पैरा में स्वयं स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को मेरे क्षेत्र की चीनी मिलें के सुधार हेतु कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। माननीय मंत्री जी का ऐसा उत्तर आया है। मेरा प्रश्न यह है कि जब बरेली और बदायूं की मिलें सेमीखेड़ा, शेखोपुर पुरानी तकनीक के कारण जर्जर हो चुकी हैं, निजी चीनी मिलों के मुकाबले 2% कम रिकवरी दे रही हैं, तो केंद्र सरकार ने सहकारी चीनी मिल शुद्धिकरण योजना के तहत स्वयं संज्ञान क्यों नहीं लिया? माननीय मंत्री महोदय, क्या केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी राज्य सरकार के डालने के बजाय इन आधुनिकीकरण इन मिलों का करेगी? श्री कृष्णपाल, सहकारिता राज्य मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप सब लोग लंबा पूछोगे
तो मैं सदस्यों को और मंत्रियों को भी बीच में टोक दूंगा। अब वो कई बार आग्रह कर दिया, आपको अपनी प्रतिष्ठा खुद बना के रखनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, मैं उनकी और सदन की जानकारी में लाना चाहता हूँ। हमारा देश एक संघीय ढांचा है, राज्य और केंद्र के अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं। सहकारी जो संस्थाएं हैं वो स्वायत्त हैं, वो अपने निर्णय खुद लेती हैं, अपने फैसले अपने सदस्यों के हित में सब लेती हैं। और जहाँ तक रिकवरी का सवाल है, रिकवरी जलवायु पर निर्भर करती है। जैसे महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र में जलवायु के कारण 2% रिकवरी ज़्यादा है। उत्तर क्षेत्र में जलवायु एक कारण है जिसके कारण रिकवरी वहाँ से 2% कम है। लेकिन जहाँ तक शुगर मिलों को दुरुस्त करने के लिए, जर्जर को ठीक करने के लिए पहली बार मंत्रालय ने 10,000 करोड़ की राशि से 56 शुगर मिलों को सशक्त किया है, ठीक करने का काम किया गया है। फिर भी माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र के किसानों की चिंता की है, तो मैं माननीय सदस्य को आगे करना चाहूँगा कि वो वहाँ से प्रस्ताव भिजाए, हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। मैं मोदी सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि हैं। ये उनकी नीयत और नीति को दर्शाता है कि 1963 से लेकर 2014 तक 51 वर्षों में एनसीडीसी ने लगभग 50,000 करोड़ रुपए डिस्पर्स किए कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने के लिए। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है, अमित शाह जी को इस विभाग का कार्यभार मिला है। इन 5 सालों में 5 लाख करोड़ डिस्पर्स किया गया है कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने के लिए। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से कहा कि चूंकि ये चीनी मिलें सहकारिता विभाग की हैं, जर्जर हैं, तो स्वयं माननीय मंत्री जी संज्ञान ले लें इनका, या जहां से प्रस्ताव आता है प्रस्ताव मंगवा ले। लेकिन माननीय मंत्री जी ने इसमें कोई बात जवाब नहीं दिया। आपका सप्लीमेंट्री पूछो आप। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि जो बदायूं में चीनी मिल है और जो बदायूं की 35% आबादी का मुख्य आधार भी है, उसमें लोगों को रोजगार मिले और साथ ही साथ जो हमारे क्षेत्र में सहकारिता के माध्यम से जरी दोजी। माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते तो मैं क्या करूं? मैंने 2 बार कह दिया आप लोगों को, आप बताइए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने जो अपने घा में कहा है कि बदायूं की 65% आबादी मुख्य आधार जरी दोरजी शिल्पकारों के लिए है, इसमें कोई विशेष योजना उपलब्ध कराने का काम करेंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि जब सरकार वोकल फॉर लोकल का नारा दे रही है, तो बदायूं में इन लाखों गरीब शिल्पकारों को सहकारी तंत्र के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण देने की कोई विशिष्ट योजना अब तक क्यों नहीं बनाई गई? क्या सरकार इसमें कोई विशेष रिवॉल्विंग फंड आवंटित करने की घोषणा करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के जो सुझाव हैं, जो वहाँ जरी या जरोदोजी की हितों की चिंता करने वाले हैं, अपने क्षेत्र की किसानों की चिंता वो कर रहे हैं। लेकिन जहाँ इनको चिंता है, वहाँ मोदी सरकार को भी इन वर्गों की विशेष तौर से पहले दिन से चिंता है। जहाँ तक मैं इसका जवाब दे दूं। हाँ तो जवाब दो। जहाँ तक इन्होंने कहा समय संज्ञान नहीं लिया है, मैं ये बताना चाहता हूँ पूरे सदन को, हमारे माननीय मंत्री जी ने समय संज्ञान के माध्यम से 3 दफा देश के कोऑपरेटिव मिनिस्टरों की बैठक बुलाई है, उनको पत्र लिखे हैं। और मैं आज आपके माध्यम से सभी सदन के माननीय सदस्यों को ये अवगत कराना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं, उन सबके क्षेत्रों में जो जो चीनी मिल खराब हैं या बंद पड़ी हैं या जर्जर हालत में हैं, वो प्रस्ताव भेजें, हमारा विभाग उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगा। और जहां तक बदायूं और बरेली के जरी और जरोदोजी जो कामगार है, उनके लिए कोऑपरेटिव मंत्रालय के तहत उनकी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, लेकिन वस्त्र मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय उन्होंने वहां के लिए योजनाएं चलाई हैं। और मैं बताना चाहता हूं क्या राशि उनको वितरित की है। बदायूं के लिए 210 लाभार्थी हैं, 33.45 लाख की राशि उनको दी गई है। बरेली में 1245 लाभार्थी हैं, 1 करोड़ 71 लाख की राशि उनको वितरित की गई है। और जहां तक जरी और जरोदोजी की हैं, बदायूं में 50, बरेली में 520
5 लाख और 65 लाख से अधिक की राशि उनको वितरित की गई है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के साथ साथ पूरे सदन के सदस्यों को यह अवगत करना चाहता हूँ, ये सरकार सहकार से समृद्धि के काम में तेजी से लगी हुई है। अमित शाह जी के नेतृत्व में तो सब अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे वो शिल्पकार हो, चाहे छोटा कारीगर हो, चाहे और कोई हाथ से काम करने वाला हो, सबकी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने अपने क्षेत्र में बनाइए और हमारा विभाग उसमें पूरा सहयोग आपका करेगा। इकरा चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा सवाल 458वां है, लेकिन आपकी अनुमति से मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि लोन समितियों को नाबार्ड के माध्यम से कितनी मदद मिली है। यूपी के कई जिलों में रीफाइनेंस और संस्थागत लोन की उपलब्धता एक समान नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र शामली और सहारनपुर जैसे जिलों में बेहद सख्त शर्तों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंकों को रीफाइनेंस प्राप्त करने के लिए अधिक जमा और कोलैटरल सुरक्षा रखनी पड़ती है। तो मेरा बस अध्यक्ष जी, मंत्री जी से सवाल है कि जो अग्रणी जिले को विशेष वित्तीय लोन सहायता दी जा रही है, तो अन्य जिले जैसे शामली सहारनपुर के सहकारी बैंकों को पर्याप्त रीफाइनेंस और लोन सहायता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है, जिससे कि छोटे किसानों को आसानी से लोन मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये सवाल इससे संबंधित नहीं है, लेकिन अलाउ किया है तो मैं निश्चित तौर पर आज लिस्टेड है उनका क्वेश्चन। तो माननीय सदस्य को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार है, ये क्षेत्र, जिलों और व्यक्तियों में भेदभाव नहीं करती। इसके लिए सबका साथ और सबका विकास, इस सिद्धांत पर ये काम कर रही है। और माननीय मैं सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो सवाल उन्होंने किया है, मंत्रालय ने पैक्स सहित प्राथमिक सहकारी समितियों को सशक्त करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें पैक्स के लिए आदर्श गतिविधियां शुरू की हैं, बायलॉज बनाए हैं, 25 से अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने में सक्षम करती हैं जो बहुउद्देश्य बनाई गई हैं। साथ ही सहकारी बैंकों की प्रौद्योगिकी अवसरता को उन्नत करने, ऋण प्रसंस्करण समय को कम करने और सेवा प्रदान में वृद्धि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए सहकार सारथी योजना की गई है। सहकार सारथी प्राइवेट लिमिटेड ने डीजी केसीसी, ई केसीसी और सहकार सेतु हेतु अनेक विभिन्न डिजिटल पहलों की शुरुआत की है और जो ग्रामीण संस्थागत ऋण प्रदाय को सुविधाजनक और सुविकसित करने को लक्षित है। और मैं माननीय सदस्यों को यह भी कहना चाहता हूं, उनके माध्यम से सभी सदस्यों को, हमारे सहकारिता विभाग ने अगले 5 साल में 2 लाख नए पैक्स बनाने का निर्णय लिया है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अपने अपने क्षेत्र में वो लोगों को, युवाओं को कोऑपरेटिव से जोड़ने के लिए पैक्स बनाएं। और पैक्स के लिए देखिए माननीय अध्यक्ष जी, जैसे मैंने पहले कहा, पहले सवाल के उत्तर में 1963 से लेके मैं लोन संबंधी बताऊं, जैसे मैंने बताया पहले उत्तर में, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं, मोदी सरकार की नीयत और नीति पर आप संदेह उत्पन्न नहीं कर सकते। मैं ये बताना चाहता हूं, आप खुद आकलन कीजिए कि किसानों के उत्थान के लिए जब 63 से लेके 2014 तक एनसीडीसी के माध्यम से सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए 52 सालों में कोऑपरेटिव सेक्टर को दिए गए। और ये मोदी सरकार है, अमित शाह जी का मंत्रालय है, जिसने 12 सालों में 5 लाख करोड़ रुपया ये वित्तीय जो अनुदान है वो कोऑपरेटिव सेक्टर को दिया है। हो गया और बाकी है 445। प्रश्न संख्या 445। क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के लिए बजटीय आवंटन को 2024-25 और 2025-26 में किए गए आवंटन की तुलना में कम कर दिया है? यदि हाँ, तो विगत 3 वित्तीय वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत किए गए बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों और वास्तविक व्यय का वर्षवार ब्यौरा क्या है? जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम की घटनाओं, बाढ़, सूखे और कीटों के हमलों के कारण होने वाले फसलों के नुकसान की बढ़ती घटनाओं के बावजूद आवंटन में
इस कमी के क्या कारण हैं? घ क्या सरकार ने किसानों के नामांकन, दावों के समय में निपटान और छोटे और सीमांत किसानों के कवरेज पर कम आवंटन के संभावित प्रभाव का आकलन किया है? अंग विगत 3 वर्षों के दौरान लंबित दावों तथा दावों के निपटान में लगने वाले औसत समय का राज्यवार ब्यौरा क्या है? च सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के लिए पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और दावों की राशि के संवितरण में विलंब की स्थिति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? श्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। Sir, thank you very much, sir. Sir, farmers are the most vulnerable of the population, sir. And in fact, we have seen that farmers who own less than 1 hectare of land is more than about 80%, sir. That is the size of the farming community over here, where they are more dependent on nature, like rains, and pray that natural calamity should not happen. In fact, I have interacted with farmers, sir. When we see about farmers' suicide, they are talking about, I mean, like most of us are not aware of what problems they are facing. Where when a farmer is dying, I have interacted with them and they have said, when we die is if there is a function in my village and if there is a wedding and if I can't go and give them, in Tamil we'll call it as moisar. In Hindi it is called as bed. Bed, Madam Supriya, is it correct? Bed. If I am not able to give bed, I will commit suicide with my family. So this is the status of farmers, sir. And in this farming community, natural calamities like rains and floods are affecting them hugely, sir. In Tamil Nadu recently, our Honorable Chief Minister had requested the moisture content to be increased from 17% to 22% for the benefit of farmers. In fact, paddy procurement, our Honorable former Chief Minister, Sir Kalaignar, Mutthamizhar Kalaignar, he had waived farmer loans to the tune of about 4,000 crores earlier, sir. We are asking not for anything like fancy, sir. We are not asking you to invest over here. We are not asking you to do something productive in Tamil Nadu, but at least save our farmers. Why is the reason why that 17% to 22% is not increased, where it has been done in the past? Earlier it has been done where 22% has been accepted by this government, but now they are refusing, and I would like to ask the Honorable Minister if that moisture content can be enhanced from 17 to 22%, sir. Thank you. मात्र 2 मिनट का क्वेश्चन। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान के उत्पादों की खरीद निर्धारित मापदंड के आधार पर होती है और किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, ठीक दाम देना, नुकसान की भरपाई और फसल की खरीद, ये सब हम करते हैं। और निरंतर, मैंने पहले भी प्रश्नों के उत्तर में बताया कि निरंतर हम रिकॉर्ड खरीद करते चले जा रहे हैं और किसानों की समस्याओं पर समय समय पर विचार भी करते हैं। किसान सशक्त हो, उसका उत्पादन खरीदा जाए, इसके लिए हर संभव उपाय हमारी सरकार कर रही है, आगे भी जारी रहेगी। Sir, I would like to bring it to the Honorable Minister's notice. In his reply, he has mentioned that in the year 2023-24, the budget estimates were 13,625, sir. The revised estimate was 15,000, which means you had assumed that it is going to cost more than that, but actual expenditure was 12,948.5 crores, which is lesser than the budget estimates. If you look at the other numbers, similarly, consistently the numbers have been going down, sir. And by you saying, like, if you're going to give a crop insurance, like if you behave like insurance companies, where you're saying finding excuses not to pay the farmers, it is going to be leading to a lot more farmer suicides and farmer deaths, sir. So I would like this minister to clarify, saying that they are saying that in 21 days they are releasing the fund. But if you're looking at the statistics over here, even after financial year is over, the revised estimate nor the budget estimates figures are met. I would like the minister to explain why these numbers are so skewed over here, sir. Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, उसमें कई तरह के सुधार किए हैं और उस सुधार का परिणाम है कि पहले बीमा कंपनियां जो प्रीमियम 16.7% लेती थी, अब प्रतिस्पर्धा बढ़ने और सुधारों के कारण वो घट के हो गया 10.2%। कम पैसे में ज्यादा क्लेम, ये चमत्कार हमारी सरकार ने ही किया था। जब उनकी थी तो फिजूल खर्ची होती थी। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहता हूँ, वाह तो आपको करनी पड़ेगी, हाय हाय तो कर नहीं सकते आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही फसल बीमा योजना है जिसके अंतर्गत आज जो आवेदन है किसानों के 15 करोड़ 15 लाख किसानों के आवेदन आ रहे हैं। पहले केवल 3 करोड़ 71 लाख आते थे। बीमित क्षेत्र 440 लाख हेक्टेयर से बढ़ के 622
लाख हेक्टेयर हो गया है और सकल बीमित राशि भी 2,81,064 करोड़ रुपया हो गई है। और दावों का भुगतान भी माननीय अध्यक्ष महोदय देखें तो 1,92,477 करोड़ रुपया किसानों को दिए गए हैं। हमने कई तरह के सुधार किए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें हमने ये भी तय किया और अभी तय किया है कि किसान को देर से दावा ना मिले, क्लेम का भुगतान जल्दी हो। इसलिए बीमा कंपनी को उपज के आंकड़े अपलोड होने के बाद, औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 21 दिन के अंदर किसान के खाते में पैसा डालना होगा। अगर 21 दिन के अंदर वो नहीं डालेगी पैसे तो 12% की दर से उसको ब्याज का भुगतान भी किसान के खाते में करना पड़ेगा। हमने दूसरा ये भी कहा कि राज्य सरकार कई बार देर कर देती है अपने हिस्से का प्रीमियम देने में, वो भी अगर देर करेगी तो 12% ब्याज उन पर भी लगेगा। हर संभव उपाय हम कर रहे हैं कि समय पर किसान को भुगतान हो जाए और बजट की कोई कमी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना जरूरी है उतना दिया जाएगा। श्रीमती मालिकवा देवी। नमस्कार अध्यक्ष, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के बाद से किसानों को इंश्योरेंस मिलने में कितनी सुविधा हुई है और इंश्योरेंस का नंबर पहले से आज कितना बढ़ गया है? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तय किया कि दो तरीके, एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और एक क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हर पंचायत में किए जाते हैं और उस क्लस्टर में पंचायत में 4 क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हम करते हैं ताकि उपज के आंकड़ों के अनुमान में दिक्कत ना हो। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग की पद्धति को भी अपनाया है, जिससे सही उपज के आंकड़े आ जाए और नुकसान टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम सही ढंग से उसका आंक सकें। इसका लाभ अब जो नई हमारी फसल बीमा योजना के अब जो हम क्लेम दे रहे हैं उसमें इसका लाभ भी किसान को निश्चित तौर पर हो रहा है। और जहां तक किसानों को लाभ का सवाल है, मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, एनडीए की सरकार आने के बाद किसानों ने प्रीमियम की राशि 36,055 करोड़ रुपया प्रीमियम किसानों के द्वारा जमा किया है, जिसके बदले 1,92,477 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले गए हैं। हम इतना और जरूर आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि पहले स्थानीय आपदा मतलब एक किसान की फसल खराब हो जाए, वो फसल बीमा योजना में सम्मिलित नहीं थी, तहसील इकाई होती थी। अब उसको बदल के हमने तय कर दिया कि एक किसान की फसल का नुकसान भी होगा तो उपज आंकड़े आने के बाद उसके नुकसान की भरपाई भी की जाएगी, कोई किसान वंचित नहीं रहेगा। अकेले किसान के खाते में भी अगर नुकसान होता तो फसल बीमा योजना के माध्यम से पैसा डाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 446 श्री दिलीप सेकिया। प्रश्न संख्या 446, क्या ग्रामीण विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन SPMRM के चरण 1 और चरण 2 के अंतर्गत अनुमोदित रूर्बन संकुलों का विशेषकर राजस्थान के जालौर और सिरोही जिलों, मध्य प्रदेश के देवास, शाजापुर और शहडोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा सहित राज्य और जिलावार ब्यौरा क्या है? ख, इन संकुलों के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायतों और गांवों की उक्त स्थानों सहित राज्यवार और जिलावार कुल कितनी संख्या है? ग, मध्य प्रदेश सहित आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों और ग्रामीण विकास केंद्रों के साथ साथ विशेषकर आकांक्षी जिलों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में संकुलों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं? घ, क्या ये आकलन करने के लिए कोई मध्यावधि मूल्यांकन किया गया है कि चयनित संकुल आर्थिक रूप से व्यवहार्य है और रणनीतिक दृष्टि से अवस्थित हैं? और अंग, यदि हाँ तो ऐसे मूल्यांकन तथा विशेषकर देवास और शाजापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित संकुलों सहित लाभान्वित हुए संकुलों के संबंध में इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री महोदय। डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री। सर, a statement is laid on the table of the house. श्री शशांक मणि। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन SPMRM के अंतर्गत स्वीकृत रर्बन क्लस्टरों का विवरण क्या है, जिसमें चरण 1 और चरण 2 की पृथक रूप से दर्शाए गए राज्य, खास करके वो राज्य जो कि कृषि बाहुल्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा। इन क्लस्टरों के अंतर्गत कुल कितने ग्राम पंचायतों, गांवों को शामिल किया गया है और राज्य एवं जिलावार विशेषकर उपयुक्त स्थानों के संदर्भ में, और इन क्लस्टरों के चयन हेतु अपनाए गए मापदंड क्या हैं, विशेषकर पूर्वांचल जैसे पिछड़े इलाकों के लिए
और आकांक्षी जिलों के लिए और वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए। Sir, this scheme was established in 2016 to be continued until 2020. However, this has been discontinued around 2022. And total, this is a cluster-based development where it pools at least 25 to 50,000 populated areas and integrated development for that entire area. And in this total initial cluster development, we took up 300 clusters. Out of those, 297 clusters have been approved across the country. However, due to many operational challenges, because it requires so much coordination, second, as part of the rationalization of all centrally sponsored schemes, the scheme has been discontinued. Having said that, this entire scheme has given close to 75,000 works. 75,000. Out of that, 45,000 works have been completed, and only 9,000 works are undergoing still. But these are being taken by state governments at this time. And these are distributed. There are so many works. I'm happy to provide exactly the locations where the Honorable MP is asking the details further, sir. श्री जगदम्बा पाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। इस क्वेश्चन के सी में पूछा गया है कि क्या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए और जो हमारे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज हैं उसके लिए रूरल एरिया में कुछ करेंगे। तो माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 2 कैटेगरीज ऑफ क्लस्टर्स हमने बनाया है, एक ट्राइबल एक नॉन ट्राइबल। लेकिन जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके पैरामीटर अलग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के अंतर्गत जो आकांक्षी जिले हैं उसमें क्लस्टर चयन के लिए कोई विशेष मानदंड स्थापित करेंगे या अपनाने की कोई प्रक्रिया होगी? अगर इसके संबंध में कोई प्राथमिकता है, कोई आपने आकांक्षी जनपदों का आकलन किया है, तो अर्बन क्लस्टर के माध्यम से आय, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वास्तविक और व्यापक सुधार क्या हुए हैं, और अगर अपेक्षित परिणाम है तो क्या है, अगर नहीं हुआ तो उसके सुधारने के लिए क्या ठोस कदम उठाएंगे? Sir, as I said, this scheme has been categorized into 2, tribal and non-tribal areas. And majority of the tribal population comes also under aspirational districts, sir. The criteria established was the growth of rural population, the presence of economic clusters, presence of religious and tourism significance, and proximity to transport corridors. And also in tribal areas, what is the tribal literacy rate? What is the decade growth in tribal population? And what is the growth in rural population? So based on this criteria, only 2 categories have been done at that time, sir. As I said earlier, this scheme has been discontinued in the year 2000. However, to complete the incomplete works, the scheme was extended for 2 years until 2022, and we have no further plans to do this because there are so many other centrally sponsored schemes that are serving aspirational districts and all the other tribal areas, sir. क्वेश्चन नंबर 447 मनोज तिवारी। 447 मनोज तिवारी जी। अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 447। प्रश्न संख्या 447, क्या मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के प्रारंभ से लेकर अब तक राज्यवार तथा विशेषकर राजस्थान के भरतपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, हजारीबाग और रामगढ़ जिला, भोपाल, मुरैना और सीहोर जिलों तथा जलगांव जिले सहित राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा महाराष्ट्र में जिलावार स्वदेशी पशुओं की संख्या और उत्पादकता में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है? ख, उपरोक्त स्थानों सहित राज्य और जिलावार कितने गोकुल ग्राम स्थापित किए गए हैं और कितने कार्यशील हैं और उनके कार्यशील होने संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है और उनमें नस्ल संरक्षण से संबंधित क्या कार्यकलाप किए गए हैं? ग, क्या इस मिशन के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों में प्रति पशु दूध के उत्पादन में सुधार हुआ है और यदि हां तो उक्त स्थानों सहित मिशन के अंतर्गत सहायता प्राप्त जिलों में दुग्ध उत्पादकता और किसानों की आय से संबंधित तुलनात्मक आंकड़ों सहित ऐसे सुधार का राज्यवार ब्यौरा क्या है? और घ, उक्त मिशन के अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा धनराशि के आवंटन, जारी किए जाने और उपयोग की स्थिति क्या है और धनराशि के प्रभावी कार्यान्वयन और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त स्थानों सहित राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं? माननीय मंत्री महोदय। श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। पर
आपका। माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद। वैसे तो आप अद्भुत इतिहास बना रहे हैं, हम 7वां 8वां 9वां क्वेश्चन भी पूछ पा रहे हैं। मंत्री जी ने हमारे सवाल का विस्तार पूर्वक जवाब दिया है अध्यक्ष जी, और मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। उत्तर जान के पता चला कि हमारे देश में दुग्ध उत्पादन में 69% वृद्धि हुई। तो मुझे मेरी माँ याद आ गई जो बराबर आशीर्वाद देती है, दूधो नहाओ पूतो फलो। और ये दूधो नहाओ की स्थिति हम देख रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ गरीबों और किसानों के मसीहा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में ऐसा अभूतपूर्व विकास हो रहा है। मैं बहुत उत्तर से संतुष्ट हूं। बस मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन की सफलता को और अधिक गति देने के लिए भविष्य में कौन कौन से नए कदम, विशेषकर आधुनिक तकनीकों जैसे IVF एवं देसी नस्लों के संरक्षण को और व्यापक स्तर पर लागू करने की सरकार की क्या योजना है? अध्यक्ष महोदय, ठीक कहा आपने माननीय सदस्य ने कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से जो देश में 10 करोड़ से ज्यादा पशुपालक, उनके आय में लगातार वृद्धि हुई। मैं माननीय सदस्य को सिर्फ यह भी बताना चाहता हूं कि जो उनकी उत्पादकता प्रति पशु प्रति वर्ष 14-15 में 1648 किलो था, वो 24-25 में बढ़ के 2251 किलो प्रति पशु प्रति वर्ष हो गया है। 36.6% की वृद्धि उत्पादकता में भी हुई। अब मूल्य में भी किसानों को जो लाभ हुआ है उसका भी हम विवरण देना चाहेंगे। 2014-15 में जिस दूध का मूल्य 4.95 लाख करोड़ था, 24-25 में बढ़ के वो 12.21 लाख करोड़ रुपया हो गया। अब माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि अभी हम आखिर दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। अभी दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान को तेजी से लागू किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, 50% से कम कृत्रिम गर्भाधान वाले जो 604 जिले थे, उनमें अभियान चला के कृत्रिम गर्भाधान कराया जा रहा है। और अब तक के परिणाम के अनुसार 123 जिले, जहां पहले 50% से कम थे, अब 50% कृत्रिम गर्भाधान हो चुका है। कृत्रिम गर्भाधान कवरेज जो है 20% पहले था, वो बढ़ के 40% हो गया है। अब महोदय, जो कृत्रिम गर्भाधान ही एकमात्र उपाय है जो नस्ल सुधार करने का, और नस्ल सुधार के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, तो भारत सरकार पूर्णतः उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान के कार्यक्रम को अभियान चला के उसको पूरे देश में लागू कर रहे हैं। ऑनरेबल मेंबर। धन्यवाद मंत्री जी। मंत्री जी, सिर्फ एक बात और हमें जानकारी करनी है कि जिन जिलों में अभी भी उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है, वहां मिशन के तहत विशेष हस्तक्षेप की क्या योजना है ताकि पूरे देश में समान रूप से लाभ पहुंच सके? मनिकम जी। अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने बताया कि भारत सरकार 604 जिले, जो पूरे देश के 604 जिले हैं, उनको चिन्हित करके जहां 50% से कम गर्भाधान था, कृत्रिम गर्भाधान, उसमें अभियान चला रही है। और उसमें लगभग 123 जिले में लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है 50% से ज्यादा का। अब कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो 2 टेक्नोलॉजी है, एक IVF टेक्नोलॉजी है, एक सेक्स सॉर्टेड सीमेन अब देश के अंदर उत्पादन हो रहा है। इसको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था, और उसकी कीमत पहले एक डोज का 850 रुपए कीमत था, जो अब घट के 250 रुपए प्रति डोज हो गया है। और इसको किसानों के दरवाजे तक जाके कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए मैत्री 42,000 से अधिक पूरे देश में मैत्री की भर्ती हुई है। उनको प्रशिक्षित किया गया है, उनको किट दिया जा रहा है, और किसानों के दरवाजे तक जाके वो कृत्रिम गर्भाधान करा रहे हैं। श्री अभिमन्यु सेठी। थैंक यू Honorable Speaker sir, through you I would like to know from the Honorable Minister how many Gokul Grams has been established in Odisha, and दूध की रिकॉर्ड उत्पादन के होने के बाद how the government is planning to market access देने के लिए जो दूध के उत्पादक हैं, और उनको जो प्रिजर्वेशन के लिए क्या गवर्नमेंट का प्लान है दूध का प्रिजर्वेशन के लिए? थैंक यू। महोदय,
जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का कार्यक्रम है ये 2021-20 से डिसकंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन माननीय सदस्य ने ये जानना चाहा कि ये जो योजना थी वह मांग आधारित योजना थी। जिन राज्यों से मांग आती थी उन राज्यों से को दिया जाता था। उड़ीसा में हम लोगों ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 48.4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, जिससे लगभग 31 लाख पशुपालक लाभान्वित हुए हैं। और अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने 100 करोड़ रुपए की लागत पर एक नए सीमेंट स्टेशन को सैंक्शन किया है। वहां राज्यवार पूरा राज्यवार ब्यौरा एनेक्चर 1 में माननीय सदस्य को उपलब्ध है। जिलावार ब्यौरा भी एनेक्चर 3 में माननीय सदस्य को उपलब्ध है, वो उसका पूरा अवलोकन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 448 श्रीमती कलाबेन मोहन भाई देलकर। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 448। प्रश्न संख्या 448। क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा महाराष्ट्र में लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ के मोड 1 और मोड 2 के अंतर्गत विद्यालयों का जिलावार ब्यौरा क्या है? ख विगत 3 वर्षों के दौरान उक्त योजना के मोड 1 और मोड 2 के अंतर्गत जिलावार कितने छात्रों का चयन किया गया है? ग ऐसी अवधि के दौरान इस योजना के मोड 1 और मोड 2 के अंतर्गत श्रेष्ठ विद्यालयों के लिए आवंटित और जारी की गई तथा उपयोग में लाई गई धनराशि का जिलावार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है? घ क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों और राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में श्रेष्ठ योजना का विस्तार करने का है? और अंग यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री महोदय, सभापटल पर रख दिया। प्रश्नकाल समाप्त। अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You were listening to the proceedings during the question hour in Lok Sabha today. This broadcast came to you from Delhi station of Akashvani.